हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि आईएएस के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर आप पिछले 4-5 वर्षों के या 2011 के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, उन सभी एग्जाम्स को देखेंगे तो लगभग 12 से लेकर 20 क्वेश्चन तक यूपीएससी से पूछे गए हैं और एक वर्ष तो 23 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम एक वर्ष को छोड़ दें जहां पर 6-7 प्रश्न पूछे गए थे, तो हर वर्ष लगभग 15-16 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है वहां पर भी इंडियन पॉलिटी से लगभग 16 प्रश्न पूछे गए थे। तो एक तो आपका ये प्रीलिम्स में एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जहां आप कुछ स्पेसिफिक चीजें ही पढ़ लेते हैं, जैसे बेसिक एनसीईआरटी आपने पढ़ ली या एम लक्ष्मण की आप किताब ही अच्छे से पढ़ ली या समझ ली, तो आपकी ज्यादातर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो मेंस में जीएस पेपर 2 है, वहां पर भी लगभग आधा वेटेज जो है डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी का है। उसके बाद गवर्नेंस का पोर्शन है और आईआर का। तो और अगर आप इंडियन पॉलिटी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एथिक्स में भी एक अच्छा स्कोर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए, इस लिहाज से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आईएएस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सीरीज किन किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, यहां पर मैंने आईएएस की बात की। उसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या आरपीएससी का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी दोस्तों यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा यदि आप एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर इंडियन पॉलिटी कॉन्सेप्ट के लेवल पर पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जरूर यह सीरीज जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक विषय के तौर पर एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक कैसे डेवलप हुआ है। और जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना होता है, विस्तार से पढ़ना होता है। और उसके अलावा हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोच करने वाले हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के थ्रू आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने दिमाग में एक ब्रॉडर या एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से एक ढांचा बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम चीजों को वर्टिकल पढ़ते जाएंगे और इन डेप्थ में जाके किसी भी जितने भी पार्ट्स हैं उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो आपको क्या है, एक बड़ी पिक्चर आपके पास क्लियर हो जाए। इसलिए आज हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसके प्रमुख ये 2 पर्पस होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की है, अर्थात अगर हम इसकी शाब्दिक मीनिंग पर जाएं तो हमें भारत की राज्य व्यवस्था पढ़नी है। और राज्य व्यवस्था जो शब्द है यहां पर 2 शब्दों से बना है। एक हो गया राज्य और दूसरा यहां पर है व्यवस्था। और यहां पर जो दोस्तों जो राज्य शब्द है, जैसे इंडियन पॉलिटी, तो वो नेशन के संदर्भ में है कि जो हमारे स्टेट या राष्ट्र की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगी। अर्थात जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे किस प्रकार से सरकार चुनी जाएगी, किस पद में कितनी शक्तियां होगी, ठीक है, कौन सरकार को चलाने वाला है, जुडिशरी क्या भूमिका होगी, अलग अलग निकायों की क्या भूमिका होगी। तो वह जो राज्य की व्यवस्था है उसके बारे में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। और दोस्तों, यह जो राज्य व्यवस्था है इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि कहीं पर हमें राज्यतंत्र देखने मिल सकता है। सॉरी, एक मिनट। देखिए, जो राज्य व्यवस्था है उसके जो अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे राजतंत्र है, जहां पर राजा या रानी चुना हुआ जो प्रमुख व्यक्ति ना होकर, जैसे कि ब्रिटेन है तो वहां पर राजा प्रमुख है, तो वहां पर राजतंत्र हो सकता है। हालांकि जो ब्रिटेन की दोस्तों हम बात की जाती है समय पर, या हम जब यहाँ पढ़ाने के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो ब्रिटेन में भी जो चुने हुए निर्णय हैं या जो राजनीतिक निर्णय है वो चुनी हुई सरकार ही लेती है। लेकिन वहां पर औपचारिक तौर पर राजा जो है राज्य का प्रमुख होता है, नेशन का प्रमुख होता है, इसलिए वहां पर हम कहते हैं कि राजतंत्र है। इसी प्रकार दोस्तों लोकतंत्र है, जो सबसे प्रचलित प्रणाली है। और लोकतंत्र में दोस्तों अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, उसको हम आने वाले विस्तार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमें धर्मतंत्र हो सकता है, शासन की जो प्रणाली की व्यवस्था है।
जहां पर जो कोई धार्मिक व्यक्ति प्रमुख है या धर्म के हिसाब से शासन चलाया जा रहा है उस रीति से। इसी तरह तानाशाही एक प्रकार है। तो ये अध्ययन की सुविधा, अध्ययन के दृष्टिकोण से, अध्ययन के लिए जो सुविधा के दृष्टिकोण से हम इस प्रकार से विभाजन कर देते हैं। तो बेसिकली हमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है भारत में, और जो संसदीय लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, भारत के संदर्भ में पढ़ना है। अब चलिए इसके बाद में है, मैं देखिए भारत में राजतंत्र की जो हमने बात की यहां पर, सॉरी लोकतंत्र की जो बात की हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, तो जब भी हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो बेसिकली हमें जो है संविधान ही पढ़ना होता है। जब भी राजतंत्र की हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप आईएएस का प्रीलिम्स का सिलेबस भी देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज, अधिकारों संबंधी मुद्दे। इसी प्रकार मेंस का सिलेबस देखेंगे तो बुनियादी तौर पे हमें जो है संविधान के बारे में पढ़ना होता है। तो संविधान क्या कहलाता है साथ में, तो देखिए वहां पर जो है किसी भी देश की व्यवस्था में कौन किस पद की क्या भूमिका होगी, जैसे कि लोग कौन होंगे, वहां का क्षेत्र क्या होगा, मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति तत्व क्या है, विभिन्न आयोग हैं, जुडिशरी है उसकी क्या भूमिका है, तो उन सब के बारे में विस्तार से जहां पर लिखा गया है वह किताब ही संविधान कहलाती है। या एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि देश को शासित करने वाले जो मूलभूत सिद्धांत है या मूलभूत जो कानून है उनका समुच्चय, उनका संग्रह, या उनके द्वारा जो संपादित की गई किताब है वही जो है संविधान कहलाती है दोस्तों। अब देखते हैं जो संविधान की बात की जाती है भारतीय संदर्भ में, तो इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चलते हैं। देखिए हम अध्ययन में सुविधा की दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा एंशिएंट प्राचीन भारत है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। इसी प्रकार विश्व इतिहास को भी दोस्तों वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राचीन, मध्य। तो यहां पर लगभग जो 5वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक का समय है वहां हम प्राचीन भारत कह देते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास बोल देते हैं। इसी प्रकार विश्व में जो 5वीं 6वीं शताब्दी तक का इतिहास है उसे हम प्राचीन विश्व इतिहास के तौर पर परिचित करते हैं। फिर लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे मध्यकालीन इतिहास के तौर पर, और इस प्रकार जो है उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास शुरू होता है। तो देखिए जब से हमारा सोसाइटी का निर्माण शुरू होता है, लगभग अगर हम 12,000 साल पहले की बात करें जहां से हमें कृषि पद्धति लगभग शुरू होती है, और उस समय अनुमानित जो जनसंख्या थी लगभग 50 लाख थी। आज के डेट में हमारे विश्व की जनसंख्या लगभग 700 करोड़ है, लगभग 700-800 करोड़ जो है हमारी जनसंख्या है। तो उस समय जब सोसाइटी का बुनियादी स्तर पे जो समुदाय बनना जब स्टार्ट हुआ तो वहां पर भी कोई ना कोई व्यवस्था तो रही होगी। पहले जो लोग थे वो आखेटक थे, संग्राहक थे, तो वहां पर एक सोसाइटी थी नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे समाज बनना निर्मित होना शुरू होगा, जैसे धीरे कॉलोनियां या धीरे धीरे जो गांव है हम ऐसे समझे तब, तो वहां से कोई ना कोई व्यवस्था बनना चालू हुई होगी। और वहां से हम देखते हैं उसके बाद अगर हम ज्यादा पीछे न जाए इतिहास में, तो अगर हम यहां पर सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपका, फिर वैदिक पीरियड है, उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड है, फिर यहां पर जनपद महाजनपद का युग आ जाता है, मौर्य युग है, और भी फिर छोटे छोटे बहुत सारे इसी बीच साम्राज्य आते हैं, गुप्त युग है, गुप्त काल है, और यहां हर्षवर्धन तक का जो पीरियड है। तो देखिए यहां पर जो शासन की प्रणाली थी वो प्रमुखता राजशाही थी, अर्थात राजा जो होता है प्रमुख होता था, और राजा को जो है कई बार देवी जो शक्ति होती है उसका प्रतिनिधि माना जाता था। हालांकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोकतांत्रिक जो राजा है, मतलब कहने के लिए, हालांकि वो प्रणाली लोकतंत्र कोई भी राजा चुना हुआ तो नहीं था, लेकिन कुछ हमें राजवंशों में ऐसी चीजें देखने मिल जाती हैं जिसमें लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। तो जब हम ऐसे वगैरह लिखते हैं तो इन चीजों का वहां पर उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह तो वहां पर दोस्तों जो शासन प्रणाली थी प्राचीन भारत में वो पूरी राजशाही थी एक प्रकार से, यानी कि जो राजा होता था उसी हिसाब से व्यवस्था संचालित होती थी, एक प्रकार से उसकी इच्छा शक्ति पर या उसके द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जाती थी।
तो एक ही व्यक्ति पर केंद्रित थी। और फिर अगर हम यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उत्तर भारत में देखिए दो बड़े जो साम्राज्य, पहले हम दिल्ली सल्तनत और फिर यहां पर मुगल साम्राज्य। अगर हम दक्षिण भारत में भी बात करें इसी समय पे तो यहां पर चाहे कृष्णदेव राय हो, संगम तुलुक वंश में, या इसके बाद की जो आने वाली शक्तियां हैं जैसे मराठा है, राजपूत है वहां पर, तो यहां पर भी जो व्यवस्था थी दोस्तों वो पूरी राजशाही थी। हालांकि देखिए समय के साथ जो है शासन के स्वरूप में काफी सुधार हुआ था, जैसे अलग अलग विभाग बांट दिए गए। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, चाहे कृष्णदेव राय जो थे वहां पर अष्टदिग्गज नाम की एक सभा थी जो शासन चलाती थी। तो ऐसे अलग अलग जो चीजें थी, अलग अलग जो है शासन के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन जो मुख्य शासन था वो राजशाही था। वहां पर कोई चुनी हुई सरकार या कोई इस तरह की जो विचार था वो पनपा ही नहीं था। अगर दोस्तों इसी के पैरेलल में फिर जब हम आधुनिक भारत में आते हैं, जब अंग्रेज हमारे यहां आते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो देखिए यहां पर मैं अब आपको यूरोपीय समाज में लेकर जाना चाहूंगा। देखिए यूरोपीय समाज में जो मध्ययुग, मध्यकाल है यहां पर, तो वह अंधकार युग के तौर पे जाना जाता है। अंधकार युग। अब यहां पे क्या था कि यहां पर जो धर्म था, चर्च की जो शक्ति थी बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। धर्म, चर्च, तो वहां पर बहुत ज्यादा शक्ति हावी हुई थी। बल्कि जो प्राचीन अंधकार युग इसलिए कहा जाता है मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास है या मध्य भारत जो उस समय का जो मध्यकालीन समय है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन जो समय था, जो रोम और ग्रीक जो सभ्यताओं वाला दौर था, वो एक प्रकार का स्वर्णिम युग था। वहां पर आप अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, हम उन सब लोगों के बारे में पढ़ते हैं। वहां उन जैसे विचारकों को जगह मिली। लेकिन जो मध्यकालीन समाज है वहां पर चर्च की शक्ति बहुत ज्यादा हावी हो गई थी दोस्तों। और उसी समय में यहां पर तो फिर क्या है, जो तर्क वितर्क है या जो हमारी विचार विमर्श की जो प्रक्रिया वो अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 14वीं-16वीं शताब्दी में, आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, 14वीं-16वीं शताब्दी में रेनाइसा शुरू होता है। इटली से जो है पुनर्जागरण आंदोलन शुरू होता है और उसमें बहुत सारे बदलाव जो है यूरोप में, मतलब वैश्विक जो प्रभाव, जो चिंतन प्रणाली थी वहां पर, उसने विश्व इतिहास को या विश्व के जो भूगोल को, विश्व की राजनीति को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया। देखिए यहां पर पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है 14वीं-16वीं शताब्दी में। और फिर जो यूरोपीय समाज में जितने भी हमारी विकास के क्षेत्र हैं, जैसे कि राजनीति या राजनीतिक चिंतन की हम बात करें, कला की बात करें यहां पर, फिर आर्थिक प्रगति की बात करें, तो ऐसे जितने भी आयाम हैं उनमें बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन आना शुरू होते हैं। जैसे देखिए राजनीतिक जो चिंतन है, विज्ञान की बात करें यहां पर हम, जैसे देखिए विज्ञान के क्षेत्र में आप पढ़ेंगे कि 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग ने जो है 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की 15वीं-16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। तो उससे क्या है दोस्तों कि जो भी चीजें, किताबें लिखी जा रही थी उसको पहले या उसके बाद तक, तो वहां पर एक सीमित होती थी। लेकिन जब कोई किताब प्रिंट होने लगी तो उसको बहुत ही व्यापक दायरे में बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता था। और ये एक प्रकार से शुरुआत थी कि जो भी आइडियाज थे वो बहुत लंबे अंतराल तक या बहुत दूरी तक फैलाए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले जो थे किसी भी किताब को लिखना ही पड़ता था, तो उसकी बहुत ज्यादा प्रति बनाना संभव नहीं था। इसी समय आप गुटेनबर्ग की हमने बात की। विज्ञान के क्षेत्र में आप देखते हैं कि कोपरनिकस ने पहली बार बताया हमें कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो वहां पर कोपरनिकस ने यह बताया। इसी प्रकार हमने न्यूटन के जो गति के थर्ड नियम है, जो 3 नियम है गति के, वो तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलती है। आर्थिक जो प्रगति है वहां पर हमें वाणिज्यवाद की शुरुआत होती है और पहली औद्योगिक क्रांति लगभग वहीं से, इन विचारों से वहां पर हमको शुरुआत देखने को मिलती है। कला के क्षेत्र में आप देखते हैं लियोनार्डो दा विंची जैसे बहुत ही ग्रेट कलाकार हुए वहां पर। और सबसे बड़ा दोस्तों जो आज हमारा जो मुख्य विषय है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं कि उसका प्रभाव भारतीय संविधान जो है, आधुनिक भारतीय संविधान जो है या आधुनिक वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था है, वहां से पढ़ना शुरू हुआ। जो हमारी राजनीतिक चिंतन प्रणाली थी
उसमें बहुत से ऐसे विचारक हुए जिन्होंने आने वाली जो विश्व व्यवस्था थी या विश्व जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको बहुत प्रभावित किया। जैसे जॉन लॉक को उदारवाद के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि जो जीवन है, संपत्ति है, जीवन संपत्ति इनका अधिकार जो है ये एक प्रकार के प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर चार्ली लुई द मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने बताया, उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ की अवधारणा दी। मॉन्टेस्क्यू यानी कि जो कानून के शासन की बात की जाती है वहां से हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार रूसो है, वोल्टेयर है। वोल्टेयर ने बताया कि जो दंड जो दिया जाना चाहिए वो अपराध के अनुपात में दिया जाना चाहिए। अन्यथा होता क्या था, जैसे मध्यकालीन समय में या किसी समय की राजा की जितनी इच्छा हुई, आपने एक नाटक पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में, अगर आपने पढ़ा है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो कुछ उस प्रकार की व्यवस्था थी कि अगर राजा की जो इच्छा है उस प्रकार से दंड दिया जाता था। अगर राजा अच्छा हुआ तो हो सकता है व्यवस्था सही हो, अन्यथा बहुत सारी। तो दोस्तों ये जो पूरी यूरोप में जो रेनाइशा था, पुनर्जागरण था, उसमें क्या है, और साथ में जो संविधानवाद है, संविधान का जो विकास है दोस्तों यूरोपीय समाज में, वो ब्रिटेन में तो पहले से ही शुरू हो गया था। यानी कि ब्रिटेन में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था कि हमको संविधान लिखना है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो उसके लिए कोई संविधान सभा वगैरह नहीं बनाई गई थी, उसके लिए कोई संविधान सभा वगैरह बनाई गई थी। वो एक प्रकार से विकसनशील प्रक्रिया थी और 5वीं-6वीं शताब्दी के बाद से शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें जो आधुनिक मूल्य ये रेनाइसा से जुड़े। तो दोस्तों यहां से जब यूरोपीय भारत आए तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये पूरी प्रणाली जो थी, उसका पहली बार हमको देखना स्थापना मिलती है अमेरिकी संविधान में कि ये जो पूरी चिंतन प्रणाली है और जो ब्रिटेन में जो विकास हुआ था, तो उससे मिलकर जो है संविधान एक प्रकार से आधुनिक भारतीय जो आधुनिक लिखित संविधान भी अमेरिका का संविधान है, तो वहां पर हमको ये पूरी प्रणाली देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब यूरोपियन भारत में आए तो ये जो जितने भी आइडियाज थी वो अपने साथ भारत में आइडियाज भी लेके आए। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों ने या यूरोपीय शक्तियों ने हमें दी, वह हमारी स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने वहां से व्यवस्था जरूर लेके आए, लेकिन जो भी उसके अच्छे गुण हैं या जो भी है वो हमारे 200 वर्षों के स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो 1600 ईस्वी में उसे एक चार्टर एक्ट के द्वारा किया जाता है। और यहां से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर जो भी अधिनियम आते हैं, यहीं से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पृष्ठभूमि शुरुआत हो जाती है। और उसी के लिए हम आज पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो यहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1813 का अधिनियम आता है, फिर भारत शासन अधिनियम 1909 है, 1919 है। इस प्रकार से जितने भी अधिनियम आते हैं 1819 हमारे देश 1947 तक, आजादी के समय तक, तो वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाता है। और फिर वहीं से जो है संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा के निर्माण के बाद से हमारे संविधान का निर्माण होता है दोस्तों। और उसी संविधान को हमें विस्तार से पढ़ना है, जो संविधान में पढ़ना है। अब चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम जो आज की हमारी चर्चा है वो हम संविधान पे चालू करते हैं। तो देखिए यहां तक मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तक हमने कैसे पहुंचे। हमने जो अपनी इंडियन पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की शुरुआत की है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको पहले पढ़ना है। तो हमारे जो पढ़ने का सीक्वेंस होगा उसमें पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से 1947 तक जो जो प्रमुख अधिनियम आए उनको हमको पढ़ना है, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो हमारे अंदर दोस्तों जब भी आप किसी विषय को पढ़ते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं या स्टेट सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर एक मैक्रो दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक है, आपने यहां से एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से आपको देखना है कि उसके अंदर क्या है। ऊपर से आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे जीएस आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, प्रीलिम्स के दो पेपर देने हैं, फिर दो में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री का आपका क्या क्या सिलेबस है, तो उसका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आप मेंस का सिलेबस देखिए, पॉलिटी का सिलेबस देखिए, इकोनॉमी का सिलेबस देखिए, और फिर टॉपिक टू टॉपिक इन डेप्थ में जाके आप माइक्रो पॉइंट तक तैयार कीजिए। तो जब भी आप पढ़ें तो आप मैक्रो से माइक्रो देखिए। ये एग्जाम
आईएएस का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपने लूसेंट का या कोई किसी एक टॉपिक को उठाया और आपने याद कर लिया और जाके आपको लिख दिया, क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम भी देना है और जब तक आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो मेंस में आपके नंबर आ नहीं पाएंगे या आपके अंदर वह अप्रोच डेवलप नहीं हो पाएगी कि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो 1 मिनट में रुकना चाहूंगा दोस्तों वाटर के लिए। तो देखिए जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया, हिस्टोरिकल जो हमारा बैकग्राउंड होने वाला है, यह तो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमको इसको पढ़ना है। जो हमारा जीएस पेपर 2 है उसके सिलेबस में भी शामिल है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी एक्ट आए थे आधुनिक भारतीय इतिहास में, या हम कह सकते हैं 1773 से लेकर 1847 तक थे, जो भी प्रमुख अधिनियम आए थे हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे, यहीं पर दोस्तों मैं एक नई चीज और जोड़ूंगा यहां पर कि सरकार की प्रणाली, सरकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, की प्रणालियां। और हमारी जो शुरुआत होने वाली है कल से वहीं से होने वाली है। तो उसमें क्या है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या खासियत, दोनों की क्या दोष हैं। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। और ये जो 3 चैप्टर यहां से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जब हम संविधान के निर्माण की बात कर लेते हैं और संविधान हमारा बन जाता है, तो अब हम देखते हैं कि संविधान के पार्ट्स के थ्रू हमको कैसे डील करना है और आने वाले कुछ महीनों में जब तक हमारी सीरीज कंप्लीट होने वाली है तो हमको कैसे डील करना है, कैसी अप्रोच रखना है कि हम एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलग अलग संविधान के पार्ट्स हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाए और उसके अंदर जो वर्टिकल इन डेप्थ में जाके फिर हम टॉपिक टू टॉपिक तैयार करते चलेंगे डे बाय डे, और टॉपिक टू टॉपिक तैयार करते चलेंगे ताकि फिर मेंस में किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स से आता है कोई क्वेश्चन, तो आप सटीकता से उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम पार्ट्स से स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स से। दोस्तों यहां पर देखिए जो बुनियादी हमारा संविधान था वहां पर 22 जो है हमारे पार्ट्स थे, संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। हालांकि उसमें बीच बीच में कुछ संशोधन भी हुए हैं कुछ भागों में, तो कई बार कुछ किताबों में या कुछ किताबों में आपको मिल जाता है कि जो छोटे, जैसे मान लीजिए कोई चौथा आर्टिकल था, सॉरी मान लीजिए 38 आर्टिकल था, 38 हो गया तो इसको भी काउंट कर लिया जाता है कई बार ऐसे भी, तो वो फिर 450 प्लस हो जाते हैं। और यहां पर भाग की बात है, सिर्फ 4 भाग भी संशोधित हुए और 1 भाग हटाया गया है, तो कई बार 26 काउंट कर लिया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर 22 भाग और 395 अनुच्छेद है हमारे संविधान में। तो देखिए अभी जो मेरा बताने का पर्पज ये है कि आपके माइंड में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए। तो हम पार्ट वाइज चलते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था बनानी है, कोई नियम बनाना है, किसी आप पंचायत में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी स्कूल कॉलेज कहीं के लिए भी, तो सबसे पहले तो वहां पर आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि वहां पर क्षेत्र कौन सा होने वाला है। तो इसलिए हमारा जो संविधान का भाग 1 है वो संघ, भारत एवं और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। जो आर्टिकल 1 से 4 तक है दोस्तों, आपको उसको याद नहीं करना है, अभी मैं आपको समझा देता हूं तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जो हमारा पार्ट 1 है, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो पार्ट 1 जो है, अगर हमको देखिए कोई व्यवस्था बनानी है तो सबसे पहले हमने एक क्षेत्र डिसाइड कर लिया। अब क्षेत्र के नागरिक कौन होंगे, तो भारत पार्ट जो 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक
नागरिकता की बात की गई है, फिर नागरिकों के हमने मौलिक अधिकार सुनिश्चित कर लिए। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है। फिर जो हमने मौलिक अधिकारों के बाद जो राज्य है, राज्य की क्या दायित्व होंगे, तो डीपीएस पे जाता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का लोगों के प्रति क्या दायित्व है। तो यहां पर 4 पार्ट में जाते हैं 36 से 51 तक। और दोस्तों यहां पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में हमारा 4A भी जोड़ जाता है, 4A। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक क्षेत्र की बात की, भारत और संघराज्य क्षेत्र है। हमने एक क्षेत्र डिसाइड कर लिया। मान लीजिए संविधान निर्माता जब बना रहे थे तो उन्होंने एक क्षेत्र डिसाइड किया। पहले भारत की जो बात थी तो भारत और उसके राज्य क्षेत्र की। इस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, उसमें अलग क्या राज्य भारत से अलग हो सकते हैं, राज्यों की राजनीतिक स्थिति क्या है, क्या राज्यों किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण किया सकता है, क्या 2 राज्यों को मिलाया सकता है, संसद के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है। तो इस सब भाग में हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम नागरिकता वाला जो चैप्टर है उसमें हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं, कौन व्यक्ति आजादी के पहले से क्या थे, और उसकी व्यक्ति जो पाकिस्तान से आ गए या पाकिस्तान चले गए या भारत में इकहरी नागरिकता की बात की गई है, अर्थात कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है किसी दूसरे देश, एक ही समय पर किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या नागरिकता से किसी को वंचित किया सकता है, तो यह सब हम भाग 2 में पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 5 से 11 में। तो उसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है, अलग अलग स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और जितने भी ऐसे अधिकार हैं उनकी पढ़ेंगे। उसके अंदर की बहुत गहराई में हम व्याख्याएं भी देखेंगे, जैसे कि रिजर्वेशन का इशूज है, या राइट टू प्राइवेसी का इशूज है, पत्रकारिता का इशूज है। ठीक है, तो ऐसे जो भी बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी इशूज भी हैं जो मेंस में जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर यहीं पर हमारा मौलिक स्ट्रक्चर वगैरह जो है, या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, जो इवोल्यूशनरी चीजें हैं डेवलपमेंट वाली, तो वह सब भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के ऊपर दायित्व है कि वो लोगों के प्रति, लोगों को एक प्रकार से राज्य के ऊपर नैतिक दायित्व है कि वो 5 साल बाद जो सरकार चुनी जाती है, 5 साल में तो सरकार जब चुनकर आती है तो सरकार के ऊपर कुछ दायित्व है जो अपने नागरिकों के लिए सुविधाओं की, शिक्षा की व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, रोजगार की व्यवस्था करना है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ समाजवादी हैं, कुछ उदारवादी हैं। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से किस प्रकार अलग है, क्या दोनों में कुछ समानताएं हैं, दोनों में क्या एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में जो आया था, उसके द्वारा हमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भी क्या है कि इसमें कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हैं जैसे एनसीईआरटी वगैरह की, तो वहां पर मौलिक कर्तव्य आपको स्पष्टता मिल जाती है। तो आप जब भी पढ़ें तो या कहीं पर आप जा रहे हैं सरकारी कार्यालय में और अगर लिखा हो तो जरूर पढ़ लें, क्योंकि एक तो देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आप कुछ वर्षों तक पहले तक देखेंगे तो कभी कभी क्या है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्या यह चीज मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है कि नहीं। जैसे पिछले वर्ष पूछा गया था, अधिकारों से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था कि वहां पर यह किस किस भाग में सम्मिलित है, प्रस्तावना में सम्मिलित है, मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप एथिक्स वगैरह के आंसर लिखते हैं तब भी यहाँ पर आप मौलिक कर्तव्य वगैरह का सटीकता से, मौलिक कर्तव्य है चाहे अधिकार हो चाहे नीति निर्देशक तत्व हो, इनका सटीकता से आप वहां पर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे वगैरह में, ऐसे कि मैंने भी बताया, निबंध वगैरह अगर आप लिखते हैं वहां पर भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 4 पार्ट हो गए। इसके बाद जो हमारा 5वां पार्ट है, देखिए तो हमारा जो पार्ट 5 है, 6, 7, सॉरी
9, 10। यहाँ पर हमारे जो दोस्तों 5, 6, 7 जो भाग है हमारा निरस्त हो चुका था। 5वें भाग में यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की है। अभी मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। 6वें भाग में राज्य सरकार की, 6वां जो हमारा भाग है वहां पर राज्य सरकार की बात की गई है। जो दोस्तों हमारा 7वां भाग था उसमें क्या है कि संविधान जब बना था उस समय वर्गीकरण किया गया था राज्यों का, का खा का वह सम्मिलित था, उसको निरस्त कर दिया गया है। जो हमारा 8वां भाग है वहां पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात है। और जो हमारा 9वां भाग है वहां पर पंचायतें, और यहीं पर 9A और 9B भी आ जाता है। 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि जो नगर निगम है या नगर निगम नगर पालिका परिषद जो वगैरह है उनकी बारे बात की गई है 9 में। और जो 10वें है दोस्तों वहां पर है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र है, जैसे कि असम है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। वहां पर 10 ऐसे क्षेत्र हैं जैसे, तो वहां पर अलग अलग काउंसिल्स बनाने की जरूरत होती है। जैसे नागा हिल काउंसिल है, वो काउंसिल है। तो यहाँ पर SCs एंड STs एरियाज जो हो गए। तो देखिए दोस्तों जो हमारा भाग 5, 6, 7 निरस्त है, 8, 9, 10, तो ये 5 जो भाग हैं वो अलग अलग स्तर पर सरकार के फॉर्मेट क्या होंगे उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि जब हम केंद्र सरकार का पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सरकार के, वो राज्य के प्रमुख होते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। अर्थात जो भारत की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के जो है कार्यपालिक प्रमुख है। तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, उनके इसको हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, अलग अलग सदन क्या होते हैं, संसद कैसे, सदस्य कैसे चुन के आते हैं। यहीं पर हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जब हम केंद्र सरकार पढ़ लेंगे भाग 5 में, तो उसी के पैरेलल में हम राज्य सरकार पढ़ेंगे। और राज्य सरकार के बारे में दोस्तों हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है, तो लगभग जब आप सेंट्रल के लिए पढ़ लेते हैं तो वही लगभग आपको सेम टू सेम वहां पर वो पढ़ने पड़ता है। केवल वहां पर राष्ट्रपति है और यहाँ पर राज्यपाल है, और वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की है, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो जब हम केंद्र सरकार पढ़ लेंगे तो वहीं से हमारा राज्य सरकार भी कंप्लीट हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें क्या है, ज्यादा तो नहीं केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन हमें दिल्ली और पांडुचेरी की जो संवैधानिक स्थिति है, वो कंटेम्प्रेरी जो विवाद है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा गया है मेंस में दिल्ली के ऊपर। अभी पांडुचेरी को लेकर भी अलग अलग समय विवाद होता रहता है, तो हमें भाग इसमें ये पढ़ना है। आर्टिकल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि हमने यहाँ 52 तक पढ़ा था। केंद्र सरकार का जो पार्ट है, देखिए आर्टिकल में इसलिए भी आपको ऐसे याद होना चाहिए, अगर आपको डिटेल में इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अलावा अगर आप एक अनुमान लगा के अगर किसी एग्जाम्स को देते हैं स्टेट सर्विस वगैरह, तो अनुमान लगा के भी आप कुछ जगह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया आपका 52 से लेकर 151 तक। फिर यहां राज्य सरकार में जो है 152 से लेकर 237 तक आपका यहां पर देखने को मिलता है। केंद्र शासित प्रदेश जो है यहां पर 239 से यहां पर 242 तक आपको इनके बारे में देखने को मिलता है। फिर यहां पंचायतों में 243 अनुच्छेद में, और यहां पर इसमें एमेंडमेंट करके जो ABCD या का खा खा ऐसे जोड़ा गया है, तो वहां आपको पंचायतों के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों एक मिनट, जो हमारा पंचायतों का टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिकली यूपीएससी प्रीलिम्स में भी मेंशन किया गया है पंचायती राज, और इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। हाल ही में पेशा अधिनियम के ऊपर सवाल आया था कि पेशा अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है, जैसे पंचायती राज मंत्रालय है। तो पंचायतों के ऊपर सीधे सवाल, और मैं सही प्रतिदर्भ ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहां पंचायतों के ऊपर लगभग सवाल ना पूछे जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा वर्ष रहा हो, लेकिन लगातार निरंतर पंचायतों पर सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स मेंस में। और 10वां जो पार्ट है
वहां पर जो क्या काउंसिल्स जो बनी है उनको लेकर बार बार न्यूज में चीजें आती रहती है, तो हमको यहाँ पर ये हमारे 10 पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं और हमको इसी सिस्टम में पढ़ना है। आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको याद न करिए, लेकिन आप अपने माइंड में ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए ताकि हमेशा आपको तैयार रहें। इसके बाद दोस्तों हमने 22 भाग की बात की थी। यहीं पर देखिए कई बार जब हमने 25 भाग कहते हैं तो उसमें से 7वां भाग हट जाता है, तो 21 भाग और 4 भाग ये जुड़ जाते हैं। इसे यहाँ पर 4A जोड़ा है और यहाँ पर 9A 9B जोड़ा है, और आने वाले समय हम देखेंगे कि 14A हमको जो है और देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कई बार हमें 25 भाग कह दिए जाते हैं, लेकिन मूलतः जो है 22 ही है, और उसमें आपको बचने उसमें उसके बीच में फंसने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब हम 11 में आ जाते हैं, जो हमारा 11, 12 और 13, 239, 243, 244। तो दोस्तों यहां पर जो 11 है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है, अर्थात जो केंद्र राज्य संबंध होंगे उनमें विधायी संबंध कौन कौन से होंगे, विधायी संबंधों की प्रकृति क्या होगी, अर्थात कौन कौन से विषयों पर केंद्र सरकार जो है, जैसे कोई या वो तो अनुसूची में जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई विषय पर कानून बनाया जाता है तो संसद किन किन, संसद की सीमा क्षेत्र क्या होगा, उसका कहां तक लागू किया जा सकता है, फिर राज्य जो कानून बनाता है तो उनको कहां तक लागू किया जा सकता है, तो उन सबको हमें यहाँ पर विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा भाग 12 है तो इसमें अनुच्छेद 245, 246 से हमको 263 तक पढ़ने को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर 264 से 300 तक हमें वित्त संपत्ति है, एसेट है, वित्त संपत्ति यानी कि जो हमारे वित्तीय संबंध है, एक प्रकार से वित्तीय जो रिलेशंस की बात हो जाती है वो यहां पर आ जाते हैं 264 से 300 तक। जो 13 है वहां पर जो अलग अलग राज्यों के बीच में जो ट्रेड होता है उनके लिए कौन कानून बना सकता है, ठीक है, राज्यों ट्रेड संबंधी या जो भी नियम बनाए जाते हैं, ट्रेड व्यापार से संबंधी नियम जो बनाने हैं, तो वो यहाँ पर 13 में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर 301 से 307 तक। तो हमारे दोस्तों ये 13 पार्ट हो जाते हैं और इसी सीक्वेंस में हमको पढ़ते चलना है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पार्ट 14 और पार्ट 15, सॉरी, तो जो हमारा 14 पार्ट है दोस्तों, यहां पर लोक सेवाएं और यूपीएससी पीएससी, तो देखिए जो हमारा भाग 14 है वहां पर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। यहां पर हमने क्षेत्र डिसाइड किए, फिर उनके नागरिक कौन है, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के दायित्व क्या है, लोगों के दायित्व क्या है, फिर सरकार की ये जो हमारे 5 भाग थे, 5 से लेके हमारा 10 तक था, उसमें हम सरकार के विभिन्न विभिन्न स्तरों पर उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, उनमें कौन कौन से फंक्शन होंगे, उनमें कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, उन सबके बारे में हम यहाँ पर हमने देख लिया। उसके बाद जो अलग अलग जो हमारे राज्य हैं उनके बीच में रिलेशंस के बारे में, चाहे विधायी रिलेशन हो, वित्तीय रिलेशन हो, ट्रेड संबंधी जो भी हो, जो भी संबंध है उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद दोस्तों इन सबको चलाने के लिए जो मशीनरी है भाग जो 14 में है, यहाँ पर लोक सेवाओं की बात की गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 307 से लेकर 308 से लेकर 323 तक हमें लोक सेवाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 300 लोक सेवाएं और 314 से लेकर 323 तक यहाँ पर ये 2 भागों में वर्गीकृत हो जाता है ये बात। तो एक में लोक सेवाओं की बात की है कि अलग अलग अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होंगी, उनकी क्या शक्तियां होंगी, उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो इसको संविधान में विस्तृत तौर पर मेंशन कर दिया गया है। इसलिए जो ऑल इंडिया सर्विस जो आईएएस आईपीएस या आईएफएस जो भी बनते हैं वो काफी जो है ताकतवर पोजीशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली उनका जिक्र, उनकी जो पोजीशन है वो संविधान से यहाँ पर ही उनको एक पोजीशन मिल जाती है ऑल इंडिया सर्विस वगैरह की।
तो यहां पर ये बात हो गई। उसके बाद फिर इसे जो यूपीएससी कमीशन है उसके चेयरमैन के बारे में, उसके मेंबर के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में, उसके दायित्व के बारे में, और उसी के पैरेलल में स्टेट सर्विस जो कमीशन है उनके बारे में हमको यहाँ पर देखना है, पढ़ना है। भाग जो 15 है दोस्तों, ये निर्वाचन संबंधी है कि जो निर्वाचन करवाए जाएंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था है, तो राज्यों में विधानमंडल के चुनाव में जो है और केंद्र में जो है वहां पर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव का कंडक्ट करवाती वो निर्वाचन आयोग संस्था करवाती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके साथ हम और भी जो जितने भी संवैधानिक कमीशन है उनके बारे में पढ़ लेंगे, और गैर संवैधानिक कमीशन है, कार्यकारी कमीशन है, उन सब के बारे में यहां पर पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा पार्ट 16 है, तो देखिए जो पार्ट 16 है वो वहां पर जो समाज में शोभित वर्ग है, यानी कि चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो यहां पर अनुच्छेद जो है 329 से लेकर 330 से लेकर 342 तक यह उससे डील करता है। वल्नरेबल जो सेक्शन है समाज में, एससी है, एसटी है, जैसे हाल ही में ओबीसी कमीशन बनाया गया है, तो वहां पर 338 में हमको उसको जिक्र देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ एससी की अनुसूचित जनजाति लिस्ट है, एससी की अनुसूचित जनजाति एसटी लिस्ट है, या फिर यहाँ पर संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, आरक्षण की बात हो, तो यहाँ पर जो पार्ट 16 है वो उससे डील करता है। तो उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है संविधान में और हमारे एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। भाग जो 17 है दोस्तों, वहां पर वो जो है राजभाषा के बारे में बताता है। भाषा जो है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, जैसे हालिया समय समय पर दक्षिण भारत या हिंदी को लेकर विवाद खड़ा होता है, राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं, तो भाषा संबंधी जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जो भी वाद विवाद के विषय हैं, वो हम भाग 17 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है हमारा 18वां भाग है, तो यहां पर 343 से दोस्तों 351 तक है, वहां पर वो भाषा से डील करता है। उसके बाद जो 18वां है 352 से 360 तक, देखिए हमने ये पूरी सभी व्यवस्थाएं बना ली, यहाँ पर जो भी बना लिए, लोक जुडिशरी बना ली, सब कुछ बना लिया। लेकिन अगर कोई राष्ट्र के ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाता है या राज्यों के ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाता है, जैसे वित्तीय संकट आ जाता है, तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल प्रावधान हम देखेंगे। राष्ट्र के ऊपर कोई सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा संबंधी कोई संकट आ जाता है या कोई आंतरिक गड़बड़ी का, हालांकि वह शब्द हटा दिया गया है, कोई राष्ट्र के ऊपर बाहरी संकट आ जाता है, तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारा संविधान जो है कुछ आपातकालीन प्रावधान भी करता है। और उनका जो है भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक जिक्र किया गया है। तो अलग अलग तरीके की जो इमरजेंसी है उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, उसकी क्या कंडीशन है, अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके लिए कौन सा अधिनियम पारित करने की आवश्यकता है, कितने समय में लोकसभा या राज्यसभा को पारित कर देना चाहिए, क्या दोनों को पारित करना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर डील करने वाले हैं भाग 18 में। जो 19वां पार्ट है वो यहाँ पर मिसेलेनियस जो है चीजें हैं, यहाँ पर 361 से लेकर 369 तक जो है जो मिसेलेनियस चीजें हैं वो उनसे डील करता है भाग जो 19 है। अर्थात यहां पर भी कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण होंगी हम उनको देखेंगे। जो चीजें बाकी पार्टों में बच गई थी तो उनको लगा अगर संविधान निर्माताओं को यहां पर जोड़ दिए जाने चाहिए, तो मिसेलेनियस के तौर पे यहां आ गए दोस्तों। और 367 और जो 368 है दोस्तों, यहां पर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की है कि संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है। अभी हाल में लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो यहां पर संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, किन विषयों के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, किन विषयों के लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की विधानसभा की बात की जाएगी, तो यहां पर हम भाग 21 में वह देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा भाग 21 है और भाग जो है 22 है,
तो जो 21वां भाग है वहां पर संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रतिबंध है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे 369 से लेकर यहां पर 392, 395 और यहां पर 391। जैसे देखेंगे उत्तर पूर्वी जो राज्य है उनके लिए 371 खा इस तरीके क्या क्या प्रावधान है। ये जम्मू कश्मीर वाला जो मसला था उस तरीके से जो भी प्रावधान थे, यानी कि जो उस समय पे देश जो है ट्रांजिशनल फेज में था, तो वहां पर जो भी प्रावधान बचे हुए थे उनको भाग 21 में शामिल कर दिया गया था। और भाग 22 जो है दोस्तों वो भाषा से डील करता है। एक मिनट, जो भाग हमारा 22 है वो वहां पर हिंदी भाषा में संविधान जो लिखा गया है उसके हिंदी भाषा प्रलिखित पाठ की बात करता है। तो इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके से आपको दिमाग में ये जो फ्रेमवर्क है वो तैयार होना चाहिए। इसकी फॉर्मल इमेज ज्यादा है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। तो आपके दिमाग में अगर ये बड़ी पिक्चर क्लियर है, एक तो बहुत सारे एग्जामों कई बार डायरेक्ट इन पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली सर्विस एग्जाम्स वगैरह में, यूपीएससी भी इनके पार्ट्स के ऊपर तो नहीं लेकिन अनुसूची के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 9A में अनुसूची का पार्ट है या 11 में पार्ट है या अनुसूची 11 में है कि अनुसूची 9 में है या ये पार्ट है। तो यहाँ पर लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आपको तो यह एक ढांचा जो है आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद से कल से हम ये सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए ये मेरा सीक्वेंस जो है मैंने इस तरीके से इसको बताया। हम तो चाहें तो अगर हम इंडियन जो पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत किताब है हम उसको भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सीधे स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये मेरा तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने भी, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि आपको इस तरीके से डील करना है, तो उन्हें भी यही सोच के बनाया होगा। उन्हें ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साहब आप आइए हो बताइए, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको इस सुविधा के दृष्टिकोण से ये बताया यहाँ पर ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। और उसके बाद जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल हमने चीजों को समझ लिया है। अब कल से जो हम स्टार्ट करेंगे तो इसी के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम वर्टिकल इसके अंदर पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल फिर हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।